नमस्कार, मैं नेहा शर्मा, हिंदी साहित्य संस्थान के इस पटल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पटल पर इस कार्यक्रम में, इसका नाम है किरदारे ज़िंदगी। इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नया किरदार लाते हैं, एक नया रत्न लेके आते हैं और उसके बारे में, उसकी कहानी, उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। इस बार हमारे इस कार्यक्रम में एक ऐसे अतिथि हैं जो हम सबके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम सबके जीवन में जन्म दिवस, शादी, ब्याह, मुंडन और बहुत तरीके के उत्सव आते हैं। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जिन्हें हम बहुत सुंदर तरीके से और सुचारू तरीके से बनाना चाहते हैं और अपनी यादों में हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल तरीके से कैद करना चाहते हैं। आज का किरदार जो है वो ऐसी ही सुंदर यादों को बनाने में हमारी मदद करता है। तो आइए चलिए मिलते हैं आदरणीय भावना अग्रवाल से, जो हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई है। आदरणीय भावना जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं इस पटल पर। नमस्कार। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू एवरीवन एंड बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। और मैं एक बार आप लोगों का भी स्वागत करती हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने इस खूबसूरत से पटल पर बुलाया और मुझसे आज जो मेरे बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानने के लिए उत्सुक हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ, वेडिंग एंड इवेंट प्लानर हूँ और मेरा काम है शादियों को खूबसूरत बनाना, घर में होने वाले किसी भी उत्सव को खूबसूरत बनाना। और इसमें सबसे बड़ा हम लोगों का जो, क्योंकि सभी देखिए परिवार होते हैं तो परिवारों में शादियां तो होती ही हैं, जिनका नया घर बनता है उनका गृह प्रवेश होता है, घर में बच्चे होते हैं तो नामकरण संस्कार होता है, जब घर में बेबी शावर से लेके और विवाह तक सभी परिवारों में ये जो उत्सव है मनाए जाते हैं। तो यही इन्हीं सब उत्सव को मैं रंग भरने की कोशिश करती हूँ, उनको अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ और उनकी उस उत्सव को, यादों को बहुत ही अच्छे तरीके से उनके सामने उसे प्रस्तुत करके, ताकि उनकी यादें बहुत खूबसूरत बने। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो बहुत अच्छी यादें बन के तैयार हों। बिल्कुल। जैसा कि हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जिन्हें हम उत्सव की तरह बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे कोई भी दिन हो या कोई भी याद हमारे उस दिन से जुड़ी हुई हो। और उसमें इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें उसे सुचारू तरीके से चलानी पड़ती हैं, एक व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर मैं कहूँ कि एक छोटा-सा भी अगर हमें आयोजन करना है, तो बहुत सारी व्यवस्थाओं को एक साथ देखना पड़ता है और ये काम जो हमारा काम है, जो हमारी यादें हैं, जो हमारे दिन हैं, जो हमारे उत्सव हैं, उनको हम अपना जो भार है वो आपको देते हैं और आप उस भार को इतनी बखूबी और इतनी सुंदर तरीके से, सुचारू तरीके से चलाते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का एक यादगार पल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आपसे आपकी ये बातें, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूंगी भावना जी, कि आप इस क्षेत्र में कब से काम कर रही हैं और कैसे आपने सोचा कि इस क्षेत्र में ही आना था? क्या आपको बचपन से ही चाहती थी या कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा घटना हुआ जिससे आप प्रेरित हुई? इसके बारे में जरा हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल नेहा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपका पैशन होना ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर उसको करने की इच्छा नहीं होगी, जब तक आप उसको अपना पैशन नहीं बनाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ होती है कि किसी भी काम को करने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कि आप जो कर रहे हैं अगर उसमें अर्ध कच्चा मतलब कच्चा ज्ञान होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा था कि ये कब से मैं कर रही हूँ, तो तकरीबन मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते करते। और शुरू से मैं करती थी इवेंट्स, तो मेरा था, मैं सोशल इवेंट्स ज़्यादा करती थी पहले। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं सोशल इवेंट्स के साथ साथ मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरे इवेंट को देख के मुझसे बोला, जब आप ये सोशल इवेंट्स इतने अच्छे कर सकते हो तो आप तो वेडिंग्स बहुत अच्छा कर सकते हो।
तो मैंने उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस किया, ध्यान दिया। मुझे लगा कि शायद जो सामने वाला बोल रहा है, ये सही है, क्योंकि मैं कोई भी इवेंट करती हूँ तो बड़े ही सुचारू रूप और व्यवस्थित रूप से करती हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी टीम है जिनको मैं अलग-अलग काम उनको डाइवर्ट करती हूँ, दे देती हूँ, बाँट देती हूँ कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, क्योंकि टीम के बिना काम करना इम्पॉसिबल होता है, जब तक, जी, क्योंकि सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकती। जी, इसलिए मैंने एक टीम बनाया हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं एक अच्छी वेडिंग प्लानर बन सकती हूँ, इवेंट प्लानर बन सकती हूँ। इवेंट मैनेजर तो मैं थी ही। तो फिर उसके बाद मैंने एक, मेरे पास मेरे ही एक जानकार थे, उनकी फैमिली में एक वेडिंग थी। उन्होंने मुझसे बोला कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम किस तरह से करें। कोई भी चीज़ हमें हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, भात, मायरा, इतने सारे इवेंट्स हैं, गणेश पूजन से लेकर विदाई तक के जो बीच के जी, सारे इवेंट्स हैं, उनको हम किस तरह से सुचारू रूप से कर पाएँगे, और हमें घर के इतने काम हैं कि हम शादी के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो जी, मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप अपनी सारी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे दे दो। क्या मैं बात है! आपके इस काम को बहुत अच्छी तरीके से करूँगी, और मैंने वो पहली शादी की थी अब से 8 साल पहले, और वो क्या शादी इतनी सक्सेसफुल और इतनी अच्छी हुई कि उसके बाद में मुझे लोग जानने लगे। एक उस शादी के साथ में कि मैंने क्योंकि सब कुछ किया, तो उनके घर का जो गणेश जी का स्थापना होता है, उसके बाद जो शुरू होते हैं रिचुअल्स परिवार की, तो वो सारे जी, रिचुअल्स के साथ में उनकी शादी मैंने बहुत सुचारू रूप से कराई और बहुत अच्छी तरह से, और सबसे बड़ी चीज़ बजटेड कराई। उनका एक पैसा भी मैंने हुँ, ज़्यादा खर्च नहीं होने दिया। क्या बात! तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी बेटी या बेटे की जब शादी होती है तो सब लोग एक बजट तैयार करते हैं। तो बिल्कुल, अगर उनका उस बजट में काम हो जाता है, तो वो बहुत खुश होते हैं, और अगर बजट से ऊपर जाते हैं तो वो थोड़ा-सा टेंशन में आ जाते हैं। तो मेरा जी, एक सबसे पहला तो मेरा यही काम रहता है कि जो भी मेरे सामने वाले मुझे बजट देते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके बजट में ही उस काम को मैं पूरी तरह से और बहुत खूबसूरती जो वो चाहते हैं, उस तरह जी, से मैं उसको निपटा देती हूँ और कर देती हूँ उस काम को। तो बहुत खूब। जैसे इस तरह आपने से मैं उस काम जी, जी, जैसे आपने भी बोला और मैंने भी शुरुआत ऐसे करी थी और मैं जानती हूँ कि जो अपना भार है, ये जो शब्द भार ही मैं प्रयोग कर रही हूँ कि अपना सारा जो भार होता है, वो हम आपके कंधों जी, पे डाल देते हैं और ये एक बहुत बिल्कुल। विश्वास की बात है। क्योंकि अगर हम कोई जी, भी जैसे आपने शादी की बात करी, तो जो पहला शादी आपने किया या मैं तो कहूँगी शायद हर शादी जो अभी आप कर रही हैं या आगे भी करेंगी, ये जी, जो बहुत जी, विश्वास के साथ आपको जो दिया जाता है, ये विश्वास बनाना बहुत ही मुश्किल होता होगा और आपकी तरफ से ही आता होगा। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। आप ही की बातों से मैं आपने एक बात बोली कि मैं सोशल इवेंट्स करती थी पहले, आप पहले, जी, फिर आप वेडिंग में जी। आई। तो आप दर्शकों को ज़रा थोड़ा-सा जल्द ये बताएँ कि सोशल इवेंट्स क्या होते हैं और वेडिंग तो हमें समझ में आया कि शादी। सोशल इवेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए वो क्या होते हैं? देखिए, सोशल इवेंट्स का मतलब होता है जो हम पब्लिक पब्लिक के लिए करते हैं। लाइक, ये शादी तो होता है, इंडिविजुअल किसी परिवार का एक इवेंट होता है, कोई भी जी, जी। परिवार हमें देता है कि ये आपको करना है। सोशल इवेंट होता है समाज में रहने वाले लोगों के लिए जो हम काम करते हैं। लाइक, मैंने जो इवेंट किए, मैंने कुछ चैरिटेबल इवेंट्स भी किए जिसमें मैंने गरीब बच्चों के लिए काम किया, तो मैंने कार्निवल जैसे इवेंट्स कराए, फिर मैंने अच्छा, फैशन शोज़ कराए, मैंने ब्यूटी पेजेंट्स कराए, मैंने ओके, महिलाओं के प्रोग्राम करे, और रिसेंटली भी अभी एक सोशल इवेंट किया 18 अक्टूबर को, जिसका नाम था सौभाग्यवती भव। वो सेलिब्रेशन था करवा चौथ का। तो दैट वाज़ क्या वेरी सक्सेसफुल इवेंट, बहुत ही सक्सेसफुली मैंने वो कराया। तो इस तरह के इवेंट सोशल इवेंट्स कहलाते हैं। और इसके अलावा कुछ अवार्ड शोज़ होते हैं कि कुछ लोगों को अवार्ड करना है जो बहुत फेमस डिग्निटीज़ हैं हमारे समाज की, जी, तो जी, उनको जी। हमें सम्मानित करना होता है, तो वो सोशल, इस तरह के सोशल इवेंट्स होते हैं। ये सोशल हुँ, इवेंट्स कहलाते हैं। जी। अ, बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं आप, इससे बहुत लाभ होता है जब हम कोई भी किसी काम की जानकारी लेते हैं, तो उसके लिए जी, बहुत-बहुत बिल्कुल। साधुवाद आपको। और अब आपसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले मैं जो हमारे साथ श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना समय निकाल के हमारे इस पटल पर जी, जुड़ चुके हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे साथ आदरणीय उमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय पुष्पलता जी जुड़ चुकी हैं। अ, आदरणीय गुलशन जी जुड़ चुके हैं और साथ-साथ सभी आपको बधाई दे रहे हैं आपके इस काम की, क्योंकि एक इवेंट प्लानिंग जो शायद आपने 8 साल या 10 साल पहले भी करी होगी, वो इंसान आपको कभी नहीं भूल पाएगा क्योंकि उसकी याद के साथ आप पूरी तरह जुड़ चुकी हैं। क्योंकि वो याद जो बनी है, जो इतनी प्यारी याद बनी है उसकी
वो आप ही की वजह से बनी है। तो आपका बहुत शायद एक उत्सव में आप काम करती होंगी, लेकिन उस इंसान की या उस परिवार की पूरे जीवन में आप रह जाती होंगी। उसके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही विश्वास का, बहुत ही भार का काम है। तो आगे चलते हैं और एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने बताया कि आपकी टीम है, जो काफ़ी बड़ी टीम है जैसा आपने बताया, तो लगभग कितने लोगों की टीम है और कितने से शुरुआत करी थी? इस बारे में थोड़ा हमें बताएँ। देखिए, जब मैं इस राह पे चली थी, इस रास्ते पे जी। चली थी, तो हम सिर्फ 3 लोग हुआ करते थे, जिसके जो हम करते थे, और उसमें मेरा परिवार ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता था। मतलब वही होते थे, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मैं खुद। लेकिन जब मैं इस वेडिंग के इवेंट में आना शुरू, पहले मैं हायर किया करती थी टीम बाहर से। जब मैं सोशल इवेंट्स करती थी तो मुझे साउंड वाला अलग चाहिए होता था, फोटोग्राफर अलग चाहिए होता था, प्रोडक्शन के लिए मैं किसी और को बुलाती थी, टेंट वाले को किसी और से मैं कांटेक्ट करती थी तो बुलाती थी, तो जी। बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस वेडिंग के रास्ते पे आगे बढ़ी, वेडिंग प्लानिंग के रास्ते पे आगे बढ़ी, तो मुझे फिर एक टीम की रिक्वायरमेंट हुई। तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास मेरी टीम होगी तो मैं इजीली काम कर पाऊंगी। मुझे 10 लोगों से बात नहीं करके अपने ही जो मेरा एक ग्रुप बनेगा, मैं उनसे जी। बैठ के बात करूंगी, ताकि वो मुझे समझ भी सकेंगे मैं क्या चाह रही हूँ, और उनसे मैं अच्छे से काम भी करवा सकूंगी। तो करीब करीब इस टाइम मेरी जो टीम है उसमें 17 लोग काम करते हैं, क्या बात है! और बहुत दे खूब। आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मी, क्योंकि वो मुझ पे डिपेंडेंट है। अब बीच में एक लॉकडाउन का टाइम आया था, मैं बीच में थोड़ा सा जी। डाइवर्ट कर रही हूँ आप लोगों को। जी, 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 तो बिल्कुल। कुछ लोग मेरे पास सैलरी बेस्ड हैं, जैसे मेरी लेबर है तो वो मेरी सैलरी बेस्ड है। बंगाली लेबर आती है जो मेरे टेंट का काम करते हैं, जो उस तरह का। जी, मेरे जी। फ्लोरिस्ट है जो फ्लावर का काम करते हैं, वो भी मेरे सैलरी बेस्ड हैं। तो कुछ लोग मेरे सैलरी पे हैं, तो वो डिपेंड थे मेरे ऊपर। तो उस टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ तो शादियां, आपको भी पता है, सबको पता है कि इवेंट्स एकदम से बंद हो गए थे। बंद हो गए थे, लेकिन बिल्कुल। हमने एक ट्रेंड निकाला कि हम 51,000 में एक परिवार की शादी, बिटिया हो या बेटा हो, हम शादी कर देंगे। क्या क्योंकि बात है! मुझे ना उन लोगों का पेट पालना था जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे। बिल्कुल। तो किसी भी तरह से वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, कैसे घर चलेगा? क्योंकि हम लोगों को सबको ज़रूरत थी उस समय। तो मैंने घर के टेरेस पे भी शादियाँ कराई, होटल्स में भी मैंने टाई अप किया और 51,000 में शादी कराई, और मैं क्या 20-25 लोगों में शादी कर देती थी और उन लोगों को पैसा मिल जाता था। तो क्या इस तरह से मैंने उनको किया। तो अभी फ़िलहाल 17 लोगों की हमारी टीम है, जिसमें हमारे फ़ोटोग्राफ़र की टीम है, मेरा इन हाउस टेंट एंड प्रोडक्शन अच्छा। का पूरा मेरा है, जिसमें मेरे लोग काम करते हैं। तो इस तरह से जैसे वॉलंटियर्स आते हैं, हम लोग पहले हायर करते थे, लेकिन अब जी। मैंने हॉस्पिटैलिटी टीम अपनी ही क्रिएट कर ली है, तो वो मेरे क्या साथ काम करते बहुत खूब। हैं। तो इस तरह से एंकर्स हैं, बहुत सारे लोग जोड़ जाड़ के सारी चीज़ करके हम 17 लोगों के साथ में इस रास्ते पे चलते हैं, और एक साथ सब लोग इन्वॉल्व होके शादी करते हैं, तो बहुत सक्सेसफुल इवेंट होता है। क्या बात है! बहुत सुंदर। इतना जो आपने राह चली, 3 से 17 की जो राह है, और वो जी, बहुत आसान नहीं रही होगी, और बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई होंगी, बहुत मुश्किलों का सामना किया जी, होगा। बिल्कुल। और जी। उसी से जुड़ा मैं सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आपको जब ये इवेंट प्लानिंग कर रही थी, आपने इस राह पे चल दी थी, आपको क्या मुख्यतः तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? और सबसे ज़्यादा एक परेशानी अगर मैं आपसे पूछूँ, सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी क्या आती है आपके सामने? नेहा, सच बताऊं तो इसमें जो मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जी। वो है हमारे जो परिवार जिन जो शादियां करते हैं और उनके जो बच्चे जिनकी शादियां होती हैं, ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं, जी, जी। उन लोगों की इमेजिनेशंस, उन लोगों की जो चॉइसेस, उन लोगों की जो वो चाहते हैं, तो वो मेरे सामने बहुत सारे फोटोग्राफ्स, रील्स और उस तरह की चीज, हमें ऐसा काम चाहिए। और प्रॉब्लम आती है बजट की। बजट। वो काम जी, तो जी। उनको बहुत हाई एंड चाहिए होता है, बट उनके बजट नहीं होते। तो हमें उन्हें बहुत प्यार से समझाना भी पड़ता है कि आपका बजट में ये काम नहीं हो पाएगा। हम कोशिश करेंगे आपके बजट में सिमिलर काम करने की, बट कई बार ना बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो समझते नहीं हैं। तो ये मुख्य मेरी जो समस्या आती है वो बजट के ऊपर ही आती है। काम सबको बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन बजट वो अपना देने के लिए तैयार नहीं होते। उनको बहुत समझाते हैं, सब तरह से करते हैं, बट आप भी समझ सकते हो कि सबको ब्रांडेड चीजें चाहिए, लेकिन पैसा वो बिल्कुल, लोकल वाला बिल्कुल। ही देने की कोशिश करते हैं। और मैं जी, मानती हूँ कि सबका एक बजट होता है शादियों में, जो बजट एक बनाते हैं उससे ऊपर ही खर्च होता है। लेकिन बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा परेशान करते हैं
कि मतलब उनको चाहिए भी सब कुछ और उनको टाइम से भी सब कुछ चाहिए, तो ये चीज़ करते हैं। कुछ लोग मुझे परेशान करते हैं, आती है मेरे सामने प्रॉब्लम्स पेमेंट को लेके, जैसे सारा चीज़ हो गया। अब लोकल का अगर मैं किसी, वैसे मैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स ही करती हूँ, मैं उसमें स्पेशलाइजेशन है मेरा, जी क्योंकि जी जयपुर जो है डेस्टिनेशन वेडिंग्स का हब है। जयपुर, राजस्थान के जी, कोई भी बिल्कुल वेन्यू, बिल्कुल। आप पुष्कर, उदयपुर, बीकानेर, झुंझुनू कहीं भी चले जाइए, जी जैसलमेर चले जाइए, तो ये सारी जगह डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए है। तो मैं फॉरेनर्स की भी शादी करती हूँ, इंडियंस की भी शादी करती हूँ। तो क्या जो बात फॉरेनर्स हैं या जो बाहर के लोग आते हैं वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते पेमेंट्स में। लेकिन अगर मैं बात करूँ लोकल, जो हमारे जयपुर शहर के लोग हैं जिनकी मैं शादियाँ करती हूँ, वो पेमेंट जी को लेके थोड़ा-सा मुझे परेशान करते हैं, बोलते हैं अरे हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम पेमेंट कर देंगे ना, आप 4 दिन बाद ले लेना, 5 दिन बाद, वो चक्कर कटवाते हैं और बहुत परेशान, इरिटेट भी करते हैं कई बार। तो कई बार पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, मैंने पॉलिसीज़ बनाई हुई भी हैं कुछ की, मेरी कुछ अच्छा पॉलिसीज़ हैं मेरी कंपनी की, मैं जी जी उसी पे जी एक्ट अपॉन करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई चलता नहीं है, बहुत कम लोग, मतलब मुश्किल से 50-60% कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं, अदरवाइज सब वो पर्सनल रिलेशन में आ वर्बल जाते हैं, तो फिर पर्सनल वो थोड़ा सा रिलेशंस। जी करते जी हैं जी कि भाई अभी तो आप इतने अच्छे हो, आप हमारा सारा काम कर रहे हो, हम भी तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर भी ट्रस्ट करो। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरा आगे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेरी लेबर है या मेरे और जो मैं आउटसोर्स करती हूँ जिन चीज़ों को, जी सपोज अगर बिल्कुल। सामने वाले ने मुझे कहा मुझे एक वेन्यू भी आप करा के दो, अब मेरा वेन्यू भी हो गया, मैंने एक पैकेज बना के क्लाइंट को दे दिया कि भाई इतने का पैकेज है आपका, इसमें सारे काम होने हैं, तो मैं अपना अपना वाला जो पार्ट है एक बार को छोड़ दूंगी, लेकिन जो मेरा वेन्यू का पार्ट है वो मुझे एनी हाउ उनको पहले पे करना पड़ता है। तो उस जगह थोड़ी सी मेरे प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो मेरा काम होता है, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं वैसे प्रोफेशनली मैं डिज़ाइनर हूँ, फैशन हाँ, डिज़ाइनर हूँ, फैशन बाय डिजाइनर। प्रोफेशन। जी। अच्छा और मैंने बहुत टाइम तक फैशन डिज़ाइनिंग की भी है और उसी से रिलेटेड मैंने शोज़ भी किए हैं। तो क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, क्रिएटिविटी मुझे आती है और मेरे अंदर है, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं क्रिएशंस बहुत अच्छे कर लेती हूँ वेडिंग्स के। तो हम तो वो चीज़ लोग हैं, वेडिंग प्लानर जो होता है या क्रिएटर जो होता है, वेडिंग क्रिएटर, डिज़ाइनर, जी आप कोई भी जी शब्द उनको दे सकते हैं। हम वेडिंग क्रिएटर भी हैं, वेडिंग डिज़ाइनर भी हैं, वेडिंग प्लानर भी हैं, वेडिंग जी। मैनेजर्स भी हैं। तो हम जंगल को भी मंगल कर देते हैं, मतलब हमें क्या खाली बात मैदान दीजिए, हम उसमें भी क्रिएशन कर देते हैं। तो दिस इज़ क्या द फैक्ट एक्चुअली। क्या बात है। जैसा आपने मुझे बताया कि आप बजट सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम आता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, वो बजट में आती है। और हाँ, जी, ये बात सच है कि पैसे की जब बात आती है, तो इंसान आपको शायद आपने जैसे बताया कि आपको आगे भी पेमेंट्स करने पड़ते हैं, उस वजह से जी, आती है। और लोकल लोग हाँ, ये कहते हैं कि जान-पहचान में लोग ये हम पीआर तो कहते यहीं हैं। रहते सही बात है, आप तो यहीं रहते हैं। हैं। जी, आपने वेन्यूज़ की बात बताई कि वेन्यू आप डेस्टिनेशन वेडिंग करती हैं। तो आप हमारे जी। दर्शकों को बताएँ कि आपके अनुसार सबसे लोकप्रिय वेन्यू क्या है? और लोग सबसे ज़्यादा किस वेन्यू पे जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं बता सकती आपको किसी भी शहर जी, के किसी भी वेन्यू, क्योंकि सभी लोकप्रिय हैं। जी। सारे वेन्यू बजट के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम किसी पैलेस में अच्छा, जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका प्राइस अलग होगा। अगर हम किसी लो बजट की प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं तो उसका अलग होगा। हाँ, इतना ज़रूर है, राजस्थान जो लोग आते हैं वो चूज़ करते हैं हेरिटेज प्रॉपर्टी। तो हेरिटेज अच्छा। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, जो ओरिजिनली हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जैसे अपना सिटी पैलेस है जयपुर में, दिस इज जी, ओरिजिनल हेरिटेज प्रॉपर्टी। चौमू पैलेस है, दिस इज ओरिजिनल हेरिटेज प्रॉपर्टी। राजमहल पैलेस है, दिस इज ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जो जी, हमारी ओरिजिनल हेरिटेज प्रॉपर्टी है। जी, जी, और इसके जी। अलावा हमारे अल्सीसर हाउस हो गया, बहुत सारे हैं जो ओरिजिनल हेरिटेज, और कुछ हमारे मॉडर्नाइज जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, लाइक जयपुर शहर में तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबने हेरिटेज लुक पे किया हुआ है। यहाँ आप दलीला पैलेस चले जाइए, हयात रिजेंसी, हयात चले जाइए, या जी, जी, आप फेयरमाउंट चले जाइए, तो सबने एक हेरिटेज लुक दिया हुआ है प्रॉपर्टी का। और अगर अपन बात करें उदयपुर की या बीकानेर की या झुंझुनू, तो ये सारी जगह भी सबने जो लुक, जो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं या कुछ है, तो जो बाहर के लोग आते हैं वो लोग पसंद करते हैं कि हम हेरिटेज में करें, क्योंकि हम राजस्थान इज अ रॉयल स्टेट, यहाँ जी, पे जी, सारे राजा महाराजा हुए हैं तो उनके पैलेसेस भी हैं।
तो वो पसंद जी। करते हैं कि हमें पैलेसेस में या हेरिटेज प्रॉपर्टी पे वेडिंग कराइए। जैसे एक बड़ा ही प्रोमिनेंट नाम है यहाँ पे, एक मुंडोता पैलेस है, तो वो बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है, पुरानी प्रॉपर्टी, ओरिजिनल 400 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम शादियाँ, सेलिब्रिटीज़ की भी शादियाँ होती हैं तो हम लोग शादियाँ करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं उनकी चॉइस होती है कि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी पे करें। तो अब हम उन्हें हेरिटेज प्रॉपर्टी किस तरह से प्रोवाइड कराएं, क्योंकि बजट नहीं होता कई बार। जी तो जी हाई बिल्कुल। एंड, जिनकी हाई एंड बजट है, मतलब अगर प्रीमियम शादियां हैं या बड़ी बजट की शादी है, तो उनको हम जी उसी तरह का प्रॉपर्टी देते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं इस शहर में या बाहर भी जो कम जी। बजट में हेरिटेज लुक पे मॉडर्न प्रॉपर्टीज हैं, जो नई बनी हुई अच्छा। है लेकिन है हेरिटेज लुक पे, तो हम उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। बस मेन कंसेंट रहता है हमारा कि आपके बजट में काम होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बस बिल्कुल। ये चीज हम लोगों का रहता है। मेन बजट की बात आ जाती है बार बार, और आप बिल्कुल, बहुत सुंदर हमेशा। काम कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने शुरुआत में हमें बताया था कि आप पहले सोशल इवेंट्स करती थी और अब वेडिंग प्लानर है। मैं जानना जी। चाहूंगी कि आपको मुश्किल क्या लगता था, वेडिंग प्लान करना या कोई भी सोशल इवेंट? उससे पहले, आपके जवाब से पहले, मैं एक बार हमारे साथ जो नए हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं उनको एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगी। आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ आदरणीय सौम्या शर्मा जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। हमारे साथ आदरणीय साबिर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में बने हैं और अपना प्यार हमें दे रहे हैं। तो चलते हैं वापस मेरे सवाल पर कि आपके हिसाब से आपको वेडिंग, शादियां प्लान करना ज्यादा दिक्कत, बड़ा काम, ज्यादा जुझारू काम, ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या जो आप सोशल इवेंट्स करती थी पहले उसमें? डेफिनेटली मुझे सोशल इवेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। शादियों में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। शादी में अच्छा। बहुत इजीली करती हूँ क्योंकि दिस इज़ माय पैशन आल्सो। तो जो पहले जो सोशल इवेंट्स होते थे, देखिए क्या होता है, सोशल इवेंट्स में हम लोगों को स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम कोई बड़ा इवेंट कर रहे हैं तो हम अपने जी पैसे से नहीं कर सकते, जी क्योंकि जी आप अपना पैसा कैसे खर्च करेंगे, आपके पास इतना तो पैसा है नहीं, क्योंकि कमाई का एक ही साधन है। हम जो काम करते हैं उसी से हम लोग अपनी जीविका का बिल्कुल चलाते हैं। तो और बिल्कुल। उसके साथ में जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी होते हैं। तो अगर हम कोई बड़ा इवेंट करते थे, जैसे सोशल या फैशन शो कर रहे हैं या पेजेंट कर रहे हैं या कोई भी लेडीज या किसी का भी इवेंट कर रहे हैं, तो या जी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि कॉर्पोरेट में हमारी जो सामने वाली कंपनी है वो हमको पे कर देती है, पे कर। उसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो जी अदरवाइज करते थे हम लोग इवेंट्स, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें आती है स्पॉन्सरशिप की। लोग प्रॉमिस करते हैं, ठीक है आप करिए, हमारा ऐड चलेगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो मुकर भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेमेंट नहीं करते। तो उसमें अच्छा। क्या आता है कि फिर आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि कैसे भी आपने अनाउंस तो कर दिया कि आप ये इवेंट करेंगे, आपके होर्डिंग्स लग गए, आपका सारा कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई, लोगों को पता चल गया, फ्लो बन गया इवेंट का और फ्लोट हो गया, सारे पब्लिक हो गया सारा इवेंट, और पता चला लास्ट मोमेंट पे आपके पास स्पॉन्सर्स बैक हो गए, बैक आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो आती थी, और मार्केटिंग की भी थोड़ी सी टीम हायर करनी पड़ती थी, तो उनको भी प्रॉब्लम आती थी। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी, लेकिन शादियों में मुझे एकदम भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं बहुत इजीली और बहुत प्यार से इस काम को करती हूँ। क्या बात है। एक सवाल आया है भावना जी आपके लिए, उसका जवाब हम चाहते हैं कि आदरणीय साबिर जी हमसे पूछ रहे हैं कि शादियों में अगर बाराती या घराती नाराज हो जाए तो आप उन्हें जी। कैसे मैनेज करती हैं? क्या ये जिम्मेदारी भी आप ही की होती है? इसके बारे में जरा थोड़ा बताएं। देखिए क्या कभी वैसे ऐसा तो ये हुआ है, जिम्मेदारी, ये मैं अपना सवाल जोड़ना चाहूंगी कि क्या कभी जी, ऐसा हुआ है आपके साथ? एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, एक जी बार हो चुका है। ये करीब 4 साल पहले की बात है। एक जी फैमिली की शादी थी, जयपुर से ही थे, और जो वेडिंग करने आए थे लड़की वाले, देवर जी फ्रॉम नोएडा, और जो अच्छा। लड़के वाले थे वो लोकल थे, जयपुर से ही थे। जी जी तो समहाउ कुछ अरेंजमेंट्स को लेके उनका आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ कि बारात के स्वागत के टाइम पे जो वो मिलनी होती है जी उसमें जी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया उनको, क्योंकि वो उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ और थे, जो सामने वाला कर रहा था वो कुछ और जी था। तो उस टाइम हम और हमारी टीम पूरी मौजूद होती है, क्योंकि वेलकम की जिम्मेदारी हम ही लेते हैं, अच्छा हॉस्पिटैलिटी टीम हमारी होती है, और वो सारी जो गर्ल्स वगैरह सारी चीज़ हमारी ही होती है। तो हम वेलकम अच्छा। कर रहे थे, हमारी जो टीम थी वो बारात का वेलकम कर रही थी, लेकिन मिलनी जी तो लड़की वालों को ही करनी थी, हमें नहीं जी करनी थी।
जी, हमने तो जी, सिर्फ बिल्कुल। इंतजाम किया। जी, तो थोड़ा सा जी, वो नाराज हुए, तो उस वक्त देखिए जिम्मेदारी हमारी होती नहीं है, हम कोशिश करते हैं दोनों को समझाने की कि देखिए अभी आपका इवेंट चल रहा है, आपके घर में शादी है, आप इसको प्यार से निपटने दीजिए। आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं आप घर जाके बाद में सॉल्व करिएगा, या अंदर कमरे में जाके सॉल्व करिए, पब्लिक मत करिए अपनी चीजों को। तो उस टाइम जी, मुझे थोड़ा सा इंटरवीन करना पड़ा था उन लोगों को, क्योंकि काफी बात बढ़ गई थी। तो मैंने उनको ये बोला था कि बंद लिफाफे के अंदर क्या है आपको नहीं पता, वो क्या दे रहे हैं आप खोल के मत देखिए प्लीज। मैंने हाथ जोड़ के बोला था अरे लड़के वाह! वालों को, मैंने कहा था आप जो आपके जो लिफाफे के अंदर रखा है उसको आप यहाँ मत देखिए, आप इसको बाद में देखना, और बाद में देखकर जो भी आपकी शिकायतें हैं आप लड़की वालों से कर सकते हैं। जी, लड़की वाले अपनी बेटी दे रहा है तो समझिए सब कुछ दे रहा है। तो उनको मैंने बिल्कुल। रिक्वेस्टिंग वे में मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया भी था और बोला भी था। तो वो समझ भी गए थे, तो मैंने समझाया तो समझ गए। लेकिन वैसे साबिर जी ये मेरा काम नहीं है, मेरी टीम का काम नहीं है, ये आपस, क्योंकि जी। हर शादी में फूफा मामा होते ही हैं, वो नाराज होते हैं, तो बिल्कुल, हो ही बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल सही बात तो करी। थोड़ा सा ये जी, रहता जी, है, जी। बट बट फिर कोशिश करते हैं कि कोई नाराज ना हो। जी, जी जी, जी। कोई भी ऐसा उत्सव होता है तो मन यही करता है कि किसी के मन में कुछ भी मनमुटाव ना आए, कुछ मन में ऐसी बातें ना आए। जी और जी आपने ना ज़िम्मेदारी होने के बावजूद भी इंटरवीन किया, उन्हें समझाने की कोशिश करी, ये आपकी अच्छाई बताता है। बहुत-बहुत साधुवाद इस बात का। आगे चलते हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आपकी एक कंपनी भी है, जिसका नाम है पॉश इन्फोटेनमेंट। उसके बारे में जी। ज़रा आप हमें बताएँ? देखिए मेरी कंपनी का नाम है पॉश इंफोटेनमेंट, दिस इज द जी, नेम। पॉश मीन्स सबको पता ही है कि जो पॉश मतलब बहुत अच्छा जो होता है, जैसे पॉश जी, कॉलोनीज होती हैं, पॉश कंट्री एरियाज होते हैं, इसी तरह से मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा था पॉश इंफोटेनमेंट। मीन्स एंटरटेनमेंट एंड इन्फो, मतलब किसी भी एंटरटेनमेंट का इन्फो जो होता है, दैट इज जी, इंफोटेनमेंट। तो जी, पॉश इंफोटेनमेंट इज माई कंपनी, और ये रजिस्टर्ड कंपनी है हमारी। और जब मैंने सोशल इवेंट्स में करती थी तब से ही ये वर्किंग है मेरी कंपनी। और इस कंपनी की अभी तो अकेले मैं ही ओनर हूँ। पहले जिस टाइम मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी उस वक्त मेरी बेटी अनवी गर्ग वो इसकी डायरेक्टर हुआ करती थी। जी, क्योंकि अब मेरी बेटी की शादी हो गई है तो अब ये कंपनी मैंने हैंड ओवर कर ली है। तो दिस इज माई कंपनी। और एक चीज मैं आपको और नेहा जी बताऊंगी कि मेरी जी, कंपनी में अपनी कंपनी से बहुत सारे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो वेडिंग्स तो करते हैं बट उनके बजट नहीं होते, वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बेटियों की शादी अच्छी हो जाए। जी, तो जी, मेरी जी, टीम और मैं उन लोगों के लिए फ्री प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते, हम उनका काम करते हैं। और उनका वेडिंग इवेंट जो है वो बहुत अच्छे से हम लोग मेरी कंपनी के थ्रू हम लोग उसको बहुत अच्छे से करके देते हैं। क्या बात है! बहुत-बहुत सुंदर बात। अ, एक और सवाल आया है क्योंकि चूँकि शादी की बात है तो सब किसी न किसी तरह कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। एक सवाल आया है बिल्कुल। आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जो मेरे पिताजी हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं कि जब जी आप शादी समारोह कुछ करती हैं, कोई भी प्लानिंग कर रही हैं, वो चल रहा है, तो किस समय ऐसा होता है जब आप राहत की साँस ले रही होती हैं कि अब सब ठीक हो गया है? क्या वो बिल्कुल अंत में होता है या कुछ ऐसा समय है जब आपको लगता है कि अब सब ठीक है? देखिए वैसे तो हर मोमेंट पे एक राहत की सांस के 2 मिनट मिलते हैं कि जैसे डार्लिंग, गेस्ट बहुत का खूब। अराइवल हुआ वो बहुत अच्छे से वेलकम हो गया, तो आई एम सक्सेसफुल। उसके बाद में जब इवेंट्स स्टार्ट होते हैं लाइक बारात का अराइवल अच्छा हो गया तो सब क्या लोग खुश हैं, आई एम सक्सेसफुल। उस टाइम भी मुझे राहत आती है जब वरमाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लगता है कि अब वरमाला बहुत अच्छे से हो गई, फोटोग्राफी बहुत अच्छे से हो रही है, और पायरोज टाइम पे चल गए, ब्लास्टर्स टाइम पे चल गए, फ्लावर का जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से फ्लोट हो गया है, सारी चीज हो गई है, तो दैट टाइम आई एम वेरी हैप्पी। और उसके बाद खाना वाना सब खा के सब खुश होते हैं, फेरे हो जाते हैं, सब होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट जब विदाई हो जाती है लड़की की और जब सब लास्ट पेमेंट हो रहा होता है, जब मेरा जी, पेमेंट मुझे पूरा मिल जाता है और सब खुश होके मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद ही मैं राहत की सांस लेती हूँ पूरी तरह से। तो वो बिल्कुल, बिल्कुल लास्ट में ही होता है जब शादी, क्योंकि जब तक शादी चल रही होती है कई बार मैं पैनिक भी होती हूँ, कई बार मैं नाराज भी हो जाती हूँ, कई बार मैं बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती हूँ। तो बहुत सारी चीज होती है, टीम को मैनेज करना होता है, गेस्ट को मैनेज करना होता है, तो थोड़ा सा राहत तो तभी मिलती है जब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में उमेश जी, बिल बिल्कुल लास्ट बिल्कुल में। लास्ट में सच में क्योंकि इतना बड़ा काम है शादी करना जी कि उसमें कब क्या कुछ कमी या कुछ गड़बड़ हो जाए वो हम शायद पता नहीं कर सकते।
बिल्कुल जब सब लोग घर चले जाएँ, और मुझे लगता है कि जब आपको सब बहुत खुशी से बताते होंगे कि सब अच्छा किया है, वो अच्छा पल हुआ, आपके हाँ, लिए बहुत ही खुशी, और बिल्कुल, आपको बहुत खुशी महसूस होती होगी कि मेरा ये काम सबको खुशी दे गया है। क्योंकि हम जी, बोलते भी हैं कि हमारे किसी काम से अगर सामने वाले को खुशी हुई है, वही हमारे बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशी का स्रोत है। खुशी का तो जी, मैं और समझ सकती सबसे हूँ बड़ा कि हमारा जी, एप्रिसिएशन ही हमारा सबसे बड़ा एक्चुअली कमाई है। मैं तो ये कहती हूँ कि बिल्कुल, अगर किसी बिल्कुल। ने एप्रिशिएट किया मेरे काम को कि हाँ, आपने काम बहुत अच्छा किया, हम लोग बहुत खुश हैं, दैट इज़ माई लाइक सबसे ज़्यादा मेरा प्रॉफ़िट। मैं कभी प्रॉफ़िट काउंट नहीं करती। बिल्कुल, मेरा प्रॉफ़िट वही है कि मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा कि आई एम वेरी हैप्पी, आपने हमारा काम बहुत अच्छे से किया, और उनके साथ मेरे रिलेशंस बाद तक भी बने रहते हैं। हम फिर फेस्टिवल्स जी, पे, उनकी एनिवर्सरीज़ पे, उस पे उनको विश करते हैं। तो मेरे कोई भी जिनकी मैं शादियाँ करती हूँ, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स लाइक 90% मेरे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो मुझे बाद में भी मेरे से कनेक्टेड रहते हैं। क्या बात है। और यही पूँजी है हमारे जीवन की, जी, कि हमारे साथ लोग बिल्कुल। जुड़े और वो हमेशा के लिए जुड़ जाएँ। एक समारोह जब खत्म हो जाता है और अगर हम उस इंसान को भूल जाएँ, तो शायद वो एक मन में कुछ खालीपन ज़रूर रह जाएगा, कि सिर्फ़ बिल्कुल, समारोह तक काम था, या ये खत्म तो हमारे रिश्ते खत्म। पर जैसा आपने बताया कि जो रिश्ते आप बनाती हैं, वो जीवन भर जी, चलते हैं। वो चलते हैं, शायद बिल्कुल, आपको एक अंदरूनी जो खुशी है, वो शायद वही देता होगा आपको। बिल्कुल नेहा, बहुत-बहुत इसमें क्या होता है, मैं जी, शादी में जब तक आप इमोशंस नहीं डालेंगे अपने, हम जी, इमोशनली जब तक अटैच नहीं होंगे किसी भी इवेंट से, तब जी, तक हम जी, उसको सक्सेसफुल कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी की बेटी की शादी है लाइक मेरी बेटी की शादी है, किसी जी, के बेटे की शादी है लाइक मेरे बेटे की शादी है, क्या बात तो है। इसको तो सक्सेसफुल करना ही है। तो वो इमोशंस जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम एक प्रोफेशनली काम करेंगे तो उसमें वो टच नहीं आएगा। अपनेपन वाला टच तब आता है जब हम इमोशनली किसी के साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल तो सही ये बोला। बहुत बड़ी चीज। बिल्कुल सही बात करी आपने, और यही मेरा अगला सवाल था, और एक ने पूछा भी था हमारे श्रोता ने, कि आप कितना जुड़ जाती हैं जब भी आप कोई एक इवेंट करती हैं। तो आपने जवाब दिया है कि पूरी तरह जुड़ना पड़ता है और मन से करना पड़ता है, तभी वो काम बिल्कुल, होगा। और ये सच बात है, बिल्कुल। अगर आप शायद मन से ना करें तो वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनेंगे, प्रोफेशनली जी, तरीके से काम बिल्कुल। होगा, और उसके एक्चुअली बाद यही होता है। सब अपने रास्ते और आप शायद अपने रास्ते। हम तो अपने बहुत सुंदर रास्ते बात करी आपने। इसके बाद मैं पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, और आप एक और बात मैं बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को, कि आप 2017 में मिसेस राजस्थान भी का खिताब भी जीत चुकी हैं, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। उस थैंक यात्रा के बारे में ज़रा थोड़ा-सा बताइए। उससे पहले हमारे साथ आदरणीय सोहन लाल शर्मा जुड़ चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आदरणीय आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। अ, अनीता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन आप सभी का। और आप सभी ने समय दिया और हम सबको अपना प्रेम दे रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो भावना जी, उसी सवाल पर आते हैं और उसका जवाब लेते हैं। जी। 2017 में मिसेस इंडिया राजस्थान जी, कॉन्टेस्ट हुआ था। ये पेजेंट है, दिस इज़ इंटरनेशनल पेजेंट एक्चुअली। अच्छा। तो जब ये स्टेट वाइज़ होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि ये जी, जी, मोस्टली इंडिया के हर स्टेट में होता है, और स्टेट वाइज़ ही इसमें मतलब जो मैरिड लेडीज़ हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो मिसेस इंडिया इसके साथ जुड़ा इसलिए रहता है क्योंकि ये इंडिया लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। जी, तो जैसे अगर एमपी में हो रहा है तो मिसेस इंडिया एमपी मध्य प्रदेश, मिसेस इंडिया राजस्थान, मिसेस इंडिया दिल्ली, तो इस तरह से अलग 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 सब जगह होता है। तो जब राजस्थान में ये इवेंट हो रहा था तो तब तक मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता चला। मुझे जी, मेरी एक फ्रेंड ने आके मुझे बोला कि क्या तुम पार्टिसिपेट करोगी। दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग कि यार ब्यूटी पेजेंट है, मैं क्या करूँगी इसमें पार्टिसिपेट करके। जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप करो, पार्टिसिपेट करो। तो मैंने बड़े ही बेमन से फॉर्म वॉर्म भर दिया, कर दिया। और मेरा उसमें जो इंट्रोडक्शन था वो ऑनलाइन हुआ क्योंकि डेट निकल चुकी थी, फॉर्म अच्छा, फिलिंग की डेट निकल चुकी थी और मेरे पास ये मतलब लेट आया था। तो मैंने जी, किया और समहाउ मेरे पास 2 दिन बाद रात को 11:30 बजे कॉल आया कि आप इसमें सेलेक्ट हो गए हैं। तो हमारी क्या स्टेट से तकरीबन 27 या 28 लेडीज हुई थी जो जी, सिलेक्ट हुई थी। जो जी, जी, कंपटीशन था वो 28 लेडीज का कंपटीशन था, 28 लेडीज थे उसमें। जी, तो उसमें इसमें कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी में था। एक होता है +40
और एक होता है उससे कम, 40 से कम। जी। तो मैंने उसमें जब पार्टिसिपेट किया तो अलग अलग राउंड्स हुए, सारी चीज़ हुई, मैं उसमें करती चली गई। जब लास्ट मोमेंट था, जिस टाइम हमारा वो क्राउनिंग का टाइम आया, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, करीब 6-7 राउंड्स होते हैं, तब तक भी मुझे नहीं लग रहा था कि वेदर मैं इसमें आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मेरे राउंड सब बहुत अच्छे हुए थे। हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड था, वो मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया था उनको। तो जो हमारी जजेस थे उसमें, तो वो ऐसा नहीं था कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हुए हैं, वो क्योंकि 3 दिन का इवेंट था तो सब एक दूसरे को देख रहे थे कि लेडीज किस तरह से बिहेवियर है उनका, किस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, सारी चीजें। तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब मुझे कैसे मिल गया ये क्राउन। तो दैट जर्नी वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था। फिर जब मैं मिसेस इंडिया का क्राउन के बाद में, मिसेस इंडिया राजस्थान के क्राउन के बाद में मैं चेन्नई गई थी। ये था नेशनल इवेंट था, फिर इसी का नेशनल के लिए था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 80 लेडीज ने पार्टिसिपेट किया था। 80 लेडीज थी उसमें। तो समहाउ वहां मैं विनर, मिसेस इंडिया तो नहीं बनी, मैं मिसेस इंडिया राजस्थान विनर रही। वहां पे मैंने 2 क्राउन विन किए, वहां पे भी मैंने विनर रही मैं, लेकिन 2 क्राउन मुझे मिले थे। मिसेस इंडिया क्रिएटिव क्वीन, मिसेस इंडिया डैजलिंग डिवा, ये 2 मुझे क्राउन मिले थे। तो दैट जर्नी वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो भी बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और उस एक्सपीरियंस ने मुझे बूस्ट भी बहुत किया। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ों को मैंने इम्प्रूव भी किया। मेरे इवेंट में एक डिफरेंट टच आया, क्योंकि मैं एक नेशनल लेवल के इवेंट से, पेजेंट से आई थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद 2019 में सेम पेजेंट जब राजस्थान में हुआ तो उसको ऑर्गेनाइज मैंने ही किया था, और मैं यहाँ की राजस्थान की डायरेक्टर थी। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर बात। आपने बताया तो जरूर है हमारे श्रोताओं को और हमें कि कितनी आसानी से आपकी यात्रा रही, पर जरूर इसमें कुछ ना कुछ कठिनाइयां आई होंगी, ऐसी बात नहीं है। इतना बड़ा खिताब आपने हासिल किया है, इतना बड़ा सम्मान हासिल किया है, तो जरूर आपने कुछ मेहनत, कुछ नहीं बहुत मेहनत करी होगी उसके लिए। बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो वो यात्रा रही आपकी, ये ब्यूटी पैजेंट वाली, इसमें से अगर आप एक बात मुझे बताएंगी, आपने जीवन में क्या ऐसा सीखा जिससे आपका जीवन का नजरिया या कुछ ऐसी प्रेरणा मिली, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, इस पेजेंट में पार्टिसिपेट करके मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ मिला तो वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप जीवन में कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कभी भी अपने आप को किसी से कम समझिए ही नहीं। आप जो हैं, जैसे हैं, जहां पर भी हैं, आप सबसे अच्छे हैं। अगर आप अपने आप को जीत सकते हैं इन 3 चीजों से, तो आप दुनिया फतेह कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये इस पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद में मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस तो ज़रूर आया था, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, कम मत समझो। ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ देके भेजा है। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी है जिसको आप जानते नहीं हो। तो कई बार होता है कि सामने वाला हमें एहसास कराता है कि आपके अंदर क्या खूबी है, आपको अपनी ही पहचान कराता है। आपको अपनी ही पहचान अगर करनी है तो इस तरह की चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो इस पेजेंट में आके मैंने खुद को पहचाना था एक्चुअली। जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे पता चली कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस आया, वो इसी पेजेंट के बाद में मुझ में ज़्यादा आया। बाकी तो अपनी ज़िंदगी चल ही रही थी, हम लोग सभी कुछ ना कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। कई बार हम हार भी जाते हैं, हम सोचते हैं यार उसमें मुझसे ज़्यादा, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, उसमें मुझसे ज़्यादा गुण है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा गा सकती है, मुझसे ज़्यादा अच्छा लिख सकती है, मुझसे ज़्यादा अच्छा बोल सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ मुझसे अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकती है। क्यों कर सकती है, आप क्यों नहीं कर सकते? ईश्वर ने उतनी ही ताकत आप में भी दी है इस दुनिया को जीतने की, जितनी सामने वाले के अंदर है। आप भी अच्छा लिख सकते हो, सिर्फ थॉट्स होने चाहिए। आप भी अच्छा डांस कर सकते हो, सिर्फ इमेजिनेशन होने चाहिए। आप भी अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, सिर्फ आपको ये इमेजिन करना आना चाहिए कि आप किस किरदार में हो, आप क्या किरदार निभा रहे हो। तो आप सब कुछ कर सकते हो, किसी में भी कोई कमी नहीं होती, सब सर्वगुण संपन्न होते हैं। बस अपने गुणों को पहचानना आना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर और बहुत गहरी बात करी है कि खुद से
खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप में ही कमियाँ ढूँढते रहते हैं। ये काम जी, शायद समाज पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पास काफ़ी समय है। अपने आप को बहुत किसी से समय है कम करने के लिए। जी अपने आप को कमतर ना समझें किसी से, अपनी अपनी खूबियों को पहचानें। भगवान ने ज़रूर हर हर एक इंसान में कुछ ना कुछ गुण दे के ज़रूर भेजा है। उसको पहचानें और उसे तराशें और कभी भी देर नहीं होती किसी भी बात को, किसी भी काम को करने की। नेवर। तो ये कभी ना सोचें कि अब हमारा समय निकल चुका है या हमारी उम्र नहीं है ये या अब हम ये नहीं कर सकते। ये भावनाओं को जी, अपने अंदर बिल्कुल, कभी भी ना रखें। जी, जी आप कुछ बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं भावना जी? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज को नंबर की तरह से लीजिए। आप में अगर देखिए अगर आप में करने का एक मतलब जज़्बा है। दिल है, इच्छा है, मन है, जी, उत्साह है, तो आप सब जी, कुछ कर सकते हैं। उम्र उसमें सामने नहीं आती। हम देखते हैं ना, कितनी-कितनी एजेड हमारे सामने खड़े हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इतना अच्छा गाते हैं। लता मंगेशकर जी मरते दम तक गाते हुए गई हैं, उन्होंने किस उम्र तक गाया क्या है बात ना? है! बहुत अमिताभ बच्चन किस उम्र तक एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इतनी एज में भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो कभी भी एज को तो आड़े आने ही मत दीजिए आप कि आप क्या हैं। बस सिर्फ आप अपने आप को पहचानते चलिए और काम करते चलिए। दुनिया का क्या है, दुनिया को कभी भी पीछे रखिए अपने से, आगे मत आने बिल्कुल, दीजिए। कोई कुछ कह बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। इसका आंसर सुन के इससे निकाल देना चाहिए। जी, कभी जी, भी ध्यान नहीं देना ये चाहिए कौन क्या कह रहा है। वो जो दुनिया है ना, जो बोलते हैं, वो आपको देता कुछ नहीं है, आपको कमज़ोर बिल्कुल, करता है। तो इसलिए कमज़ोर नहीं होना, अच्छा सुनो, बुरा सुनो ही मत, ध्यान ही मत दो, ये बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये जो आपने बात करी है, ये तो जीवन के लिए बहुत लाभकारी है, तो हमारे दर्शकों जी, को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अपने आप को कभी कमतर ना समझें और अपनी जी, सुनें, अपने दिल की सुनें, जो दिल कहता है वो करें ज़रूर क्योंकि जीवन बिल्कुल, में काश कभी ना रखें, ये मेरा खुद का बहुत मानना है। ये काश बिल्कुल हमें जीवन सही, के हमारे अंतिम चरण तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और हमें बहुत बिल्कुल, परेशान करेगा। बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके क्योंकि बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। समय की कमी है बट मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगी आपसे ज़रूर कि जी, जो आज के युवा हैं, जो चाहते हैं इवेंट प्लानर बनना या वेडिंग प्लानर बनना, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? जी। देखिए ये लाइन बहुत अच्छी है, इवेंट प्लानिंग जो है, ये बहुत अच्छी लाइन है यंगस्टर्स के लिए। क्योंकि ओके अगर जी, यंगस्टर्स इसमें आते हैं तो वो क्रिएटिव होते हैं। अभी उनकी नया-नया माइंड होता है, नई-नई चीज़ें सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको हमसे ज़्यादा बेहतर मालूम है। तो उनको अगर इस लाइन में आना है तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जहाँ आपके आस-पास इवेंट्स हो रहे हैं, वेडिंग्स हो रही हैं या जिनको आप जानते हैं कि ये एक अच्छे इवेंट प्लानर है या वेडिंग प्लानर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए। उनके साथ में कुछ इवेंट्स उनके साथ अटेंड करिए, उनको हेल्प करिए, उनके साथ आप जुड़ के काम करिए। विदाउट एनी थिंकिंग कि लाइक आप ये सोच के करो कि यार मैं 2 दिन काम करूँगा, मुझे पैसा क्या मिलेगा? आप पैसे के बारे में नहीं सोच के सीखने जाइए। जब आप सीखेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छा रहेगा। तो और इसके लिए टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं होता कि एक ही शादी करके आपने समझ लिया, यार अपन करना ही क्या होता है? पंडित को बुलाया, फेरे करा दिए, बैंड वाले को बुलाया, बाजा बजवा दिया, फोटोग्राफर को जी, बुलाया, फोटो खिंचवा दिए, नहीं। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी हर चीज़ की, तब तक आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। जैसे एक खाना बनाने वाला होता है ना, खाना अगर उस वो कहता है मैंने देख लिया बना दूँगा, लेकिन उसे नहीं पता नमक कितना डलना है, मसाले कितने डलने हैं, क्या चीज़ कितना होना है, तो वो खराब ही होगा ना। कोई भी ड्रेस को देख के कोई सोचेगा हम सिल देंगे, कटिंग कर देंगे, लेकिन वो बिगड़ जाएगा कपड़ा। तो जी, बिल्कुल। जो ये बच्चे हैं, ये तो जो आजकल की जो जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, इन लोगों को 2 चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आपके आस-पास जो भी अच्छे वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर्स हैं, उनको आप जॉइन करिए। दूसरा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, उनकी हेल्प लीजिए, उनमें क्लासेस लीजिए। उनको देखिए कि किस तरह से काम होता है। क्योंकि देखिए डिज़ाइनिंग बहुत मैटर करती है, थीम बेस्ड काम होते हैं आजकल। जी, तो जी, बिल्कुल। लेटेस्ट फैशन में क्या है, जैसे ड्रेसेस में होता है ना लेटेस्ट फैशन क्या है, इसी तरह से जी, वेडिंग्स में भी होता है कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या कलर कॉम्बिनेशन के थीम चल रहे हैं, क्या डिजाइनिंग चल रही है, क्या क्रिएशंस चल रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर यंगस्टर्स इसमें आते हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं और दे आर वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि वो कर सकते हैं, उनके लिए पूरी लाइफ पड़ी है, बहुत अच्छे इवेंट प्लानर बन सकते हैं। जी। तो उनको करना अ चाहिए, आना चाहिए।
जी, आजकल का अगर मैं कहूँ कि ट्रेंड भी बहुत है कि अगर हम कोई भी अगर छोटा भी आयोजन अगर कोई करता है, तो वो चाहता है कि इवेंट प्लानर से कराए, जिससे बिल्कुल। उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत नए आइडियाज़ होते हैं, बहुत अपडेटेड होता है, जैसे जी, आपने बताया कि अपडेट रहना चाहिए हमेशा, इतना क्रिएटिव हर इंसान नहीं हो सकता जितना एक इवेंट प्लानर होगा। तो हर जी, मोड़ पर हर उत्सव को बनाने के लिए एक इवेंट प्लानर की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है और जी, बहुत सफलतापूर्वक इसमें लोग आ सकते हैं और अब कामयाबी हासिल प्राप्त कर सकते हैं। बस मैं अब बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। अ, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, बट मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसे आप कोई भी इवेंट करती हैं, कोई भी समारोह करती हैं, तो आपको कभी फीडबैक मिलता होगा। उस जी, फीडबैक को आप कैसे लेती हैं और कैसे अप्लाई करती हैं अपने नए आने वाले इवेंट? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। जी। नेहा, ऐसा है कि जो फीडबैक्स आते हैं, मतलब कई बार तो क्या होता है, ऑनलाइन पोर्टल्स जो मेरे बने हुए हैं उस पे भी आता है, जी, सोशल मीडिया पे भी, और एक जो फेस टू फेस जो क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि भाई क्या है, तो मैं जी, प्रेफर करती हूँ कि मेरे अच्छे काम के अलावा, जो वो अच्छे काम का को तो अप्रिशिएट करते ही हैं, मैं उनसे बिल्कुल। खुद पूछती हूँ कि आपको कमी क्या लगी। अगर कहीं कोई चीज़ कम है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ कि आगे जो चीज़ें रह गई, वो नेक्स्ट इवेंट में नहीं होना चाहिए। तो उसको मैं इसलिए नहीं लेती, मैं कभी बुरा नहीं मानती, कोई अगर बोलता है ना कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होता, जी, तो मैं जी। ये सोचती हूँ कि ही इज़ माय टीचर। इन्होंने मुझे टीच किया है कि आप इसको और बेहतर कर सकते हो, तो मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी बुरा नहीं मानती, बल्कि मैं अच्छा, मुझे लगता है कि आलोचना अगर होती है, तो वो आपको और निखारती है। जितनी बिल्कुल, ज़्यादा आलोचना होगी, आप उतने ही निखरते चले जाएँगे। तो मैं बहुत उसको बहुत खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और इम्प्रूव भी करती हूँ अपने आप को। जी, अगर मेरे काम में कोई कुछ चीज़ बताता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। अगर 100% कर पाई तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं नेक्स्ट बहुत टाइम इस चीज़ को ना करूँ। बहुत सुंदर। आज भावना जी आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, बहुत ज्ञानवर्धन ये चर्चा रही, बहुत सारी नई बातें हमने जानी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेडिंग प्लानर है, जैसे आपने अभी अपने उत्तर में दिया कि रचनात्मकता के साथ सकारात्मकता भी बहुत ज़रूरी है। जी, अगर हमें कोई बहुत कुछ भी ज़रूरी है। बता रहा है, उसे हमें सुनना चाहिए, सोचना चाहिए और अगर वो सही है, तो उसे अपनाना चाहिए। इसी तरह हम आगे सीखते भी हैं। इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाती हूँ और बस एक बार फिर से हमारे श्रोताओं का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि वो थैंक यू। हमारे साथ जुड़े सभी हैं का और बहुत-बहुत मैं भी धन्यवाद करती हूँ जो लोग जी, जुड़े जी, हैं बिल्कुल। हमारे साथ। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आप सभी का। और आपको भावना जी आगे आने वाले सभी समारोह के लिए बहुत-बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। आप इसी थैंक यू तरह सो से मच नेहा। लोगों की यादों में बनी रहें, लोगों की यादों को खुशहाल बनाएँ। तो अगले हफ्ते फिर एक किरदार के साथ इसी कार्यक्रम में आपके साथ आएँगे, आपके समक्ष आएँगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, किरदार ज़िंदगी पे। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार, थैंक यू नेहा अगेन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।